आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जावा स्विंग के अंदर जो हमारी जे टेबल होती है उसके अंदर हम किस तरीके से डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर वो डेटा अगर हमें टेबल से लेकर आना हो, एसक्यूएल की टेबल से लेकर आना हो, माई सीक्वल की टेबल से लेकर आना हो, तो किस तरीके से हम क्वेरी बना के वो डेटा ला सकते हैं और उसको हम किस तरीके से जे टेबल में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक जे टेबल का डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो आइए, ये मैंने एक प्रोजेक्ट खोल रखा है अपने नाम का। इसके सोर्स पैकेज में ये जो पैकेज बना हुआ है ऑलरेडी इस नाम का टैकी आदेश, इसमें सबसे पहला काम होगा हमारे पास कि हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो हम ये जे फ्रेम फॉर्म ले लेते हैं और इसके लिए हम एक नाम रख देते हैं, डिस्प्ले डेटा। ये इस नाम का मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया, डिस्प्ले डेटा। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए सोर्स और डिजाइन दो विंडोज की दिख रही होंगी। इसका मतलब ये फॉर्म मेरा डिजाइनर मोड में ओपन हो जाएगा। अगर मैंने ये फॉर्म लिया होगा तभी ये मेरा डिजाइनर मोड में ओपन होगा। अब मुझे इसके अंदर एक टेबल लेके आनी है। तो टेबल, ये आपको इधर स्विंग कंटेनर पैलेट विंडो दिख रही है। इसके अंदर आपको स्विंग के बहुत सारे कंट्रोल दिख जाएंगे। तो मुझे क्या लेके आना है, मुझे यहाँ से टेबल लेके आनी है। तो मैं यहाँ से टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ फंक्शन होता है हमारे पास, फीचर्स हैं कि आप उसको ड्रैग करके कंट्रोल को ड्रॉप कर सकते हो अपनी फ्रेम विंडो के ऊपर। इस फ्रेम विंडो को अगर आपको रिसाइज करना तो आप रिसाइज कर सकते हो, जैसे मुझे जो भी साइज चाहिए वो मैं इसको रिसाइज कर पाऊंगा। अब मुझे यहाँ से टेबल उठा के इस पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये तो देखिए इसके ऊपर हेडिंग आ रहे हैं, ऊपर टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक एसक्यूएल में, माई सीक्वल में मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ, उसके अंदर मेरे पास एक टेबल है। उसका डेटा मैं इस टेबल में लाकर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज, मैं किस इवेंट पे चाहता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ जैसे ही ये मेरा फॉर्म ओपन हो तो वो टेबल का डाटा इस पर डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले मुझे देखना कि मुझे वो कोडिंग किस जगह पर करनी है। तो अगर मेरा फॉर्म ओपन करने पे मेरा कोड रन हो जाए तो उसके लिए मुझे कहाँ पे लिखना पड़ता है कोड, मुझे लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। यानी सबसे पहली चीज तो मुझे कोडिंग जो करनी है वो मुझे यहाँ पर करनी है। ये यानी इसके बाद मुझे कोडिंग करनी है। तो अब मैं कोडिंग क्या करूंगा, कोडिंग के लिए सबसे पहले तो मैं डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ ट्राई कैच। तो मैंने ट्राई स्टार्ट कर दिया और मैंने उस ट्राई का कैच बना दिया। ये मेरा कैच बन गया। अगर इस ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो मैं उसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये मैं कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको स्विंग के ऑप्शन पेन के थ्रू आप उसको डायलॉग बॉक्स में भी प्रिंट करा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये एक्सेप्शन जो भी आई उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। राइट। अब मुझे क्या करना है, ट्राई के अंदर वो कोड लिखना है जिससे मैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकूं। तो ये डिपेंड करता है कनेक्शन बनाने से पहले कि हमारा जो डेटाबेस है वो कौन से टाइप का डेटाबेस है। अगर मेरा डेटाबेस है माई सीक्वल तो हमें ड्राइवर कोई और रजिस्टर करने पड़ते हैं। और अगर मेरा डेटाबेस है मान लो मोंगो डीबी, ओरेकल, एमएस एक्सेस, तो मुझे दूसरे ड्राइवर रजिस्टर करने पड़ते हैं। तो अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ माई सीक्वल डेटाबेस के साथ। तो ऑलरेडी मैंने माई सीक्वल का सर्वर रन कर रखा है। अगर आपको ना पता हो सर्वर कैसे रन करते हैं तो ये जैम्प मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इस जैम्प में आप यहाँ से जाके इस सर्विसेज को स्टार्ट कर देते हैं, अपाचे माई सीक्वल। जैसे ही आप ये सर्विसेज स्टार्ट करते हैं इसका मतलब आपका लोकल होस्ट जैम्प रन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ऑलरेडी इसमें डेटाबेस बना के रख दिया है, क्योंकि डेटाबेस वाली चीजें मैं इसमें नहीं बताना चाहता इस वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये टैकी आदेश नाम का एक मैंने डेटाबेस बना दिया। इसके अंदर मैंने टेबल भी पहले से बना के रख लिए जिसके अंदर टोटल 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, कोर्स और मोबाइल। ये सारा डाटा मैं इस टेबल में दिखाना चाहता हूँ। तो यानी मुझे क्वेरी क्या लगानी पड़ेगी, पहले सेलेक्ट क्वेरी चलेगी और वो सेलेक्ट क्वेरी से डेटा जो मेरा इससे उठ के जाएगा वो मेरा इस टेबल में डिस्प्ले होगा, जो मैंने यहाँ पर डिजाइन मोड से ये वाली टेबल बनाई है। तो सोर्स में पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो हम कनेक्शन बनाएंगे जिससे आपका जावा कनेक्ट होगा माई सीक्वल डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है कि आपको वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर कि आप क्लासेज यूज करना चाह रहे हो। तो अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ मैं इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये आपको पता होगा अगर आप पैकेज के बारे में जानते हो कि इस जावा पैकेज के अंदर सब पैकेज है एसक्यूएल, उसके अंदर की सारी क्लासेज में यूज करना चाहता हूँ।
अब हम यहाँ पर कनेक्शन बनाने के सारे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है क्लास डॉट फॉर नेम, इस तरीके से हम रजिस्टर करते हैं ड्राइवर को। और इसके अंदर मुझे, अगर मैं माई सीक्वल का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना है कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये मुझे लिखना है ड्राइवर। इस तरीके से हमारा ड्राइवर रजिस्टर हो जाता है। किसका ड्राइवर हमें करना है? माई सीक्वल का। तो ये आपको क्वेरी स्ट्रिंग इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक कनेक्शन बनाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? कनेक्शन। ये कनेक्शन वेरिएबल का नाम है, कौन, कुछ भी ले सकते हो आप, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये मुझे कनेक्शन बनाना पड़ता है। ये प्री डिफाइंड क्लास है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ड्राइवर मैनेजर इज ए क्लास एंड गेट कनेक्शन इज ए फंक्शन, जिसके अंदर हम पास करते हैं, ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है JDBC कॉलन माई सीक्वल। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं और हम यहाँ पर देते हैं जो हमारा पाथ होता है डेटाबेस का, वो देते हैं हम। तो वो किस तरीके से पास करते हैं, वो हम करते हैं कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का क्या मतलब है? यानी जो मेरा सर्वर है वो मेरे इस करंट मशीन के ऊपर ही है, लोकल के ऊपर ही है। उसके बाद हम अपना पोर्ट नंबर देते हैं अपने सर्वर का, वो मेरे सिस्टम पे क्या है, माई सीक्वल का क्या है बाय डिफॉल्ट 3306। उसके बाद हम अपने डेटाबेस का नाम देते हैं। तो डेटाबेस का नाम जैसे मैंने अभी बताया, मैंने क्या रखा हुआ है, टैकी आदेश, तो मैं वही नाम दे देता हूँ, टैकी आदेश। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कॉमा, हम बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम देते हैं रूट, ये है हमारा रूट, है हमारा यूजर नेम, हमारा यूजर नेम, कॉमा डबल कोट्स में हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड मैंने अभी उसमें ब्लैंक रखा हुआ है, कोई पासवर्ड नहीं दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने नहीं दी। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बन जाता है। यानी मैं किसके साथ बना रहा हूँ, माई सीक्वल के डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ, और जो मेरा डाटाबेस है वो लोकल होस्ट पे है, जिसका पोर्ट नंबर ये है 3306। डेटाबेस का नाम टैकी आदेश है, और यूजर नेम जो है डेटाबेस का वो रूट है, पासवर्ड मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो पहला स्टेप आपको ड्राइवर रजिस्टर करना है, दूसरा स्टेप आपको कनेक्शन बनाना है, तीसरा स्टेप है कि मुझे एक स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है। स्टेटमेंट st इक्वल टू कौन, कुछ भी जो मेरा कनेक्शन था उसका नाम देना है मुझे, डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इस तरीके से। अब ये जो स्टेटमेंट का वेरिएबल ये बना है, इसके साथ ही मेरी क्वेरी फायर होंगी, जो भी मेरी क्वेरी चलती है एसक्यूएल की। तो अभी हमें कौन सी क्वेरी चलानी है? सेलेक्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी का काम डिफरेंट होता है, डिलीट अपडेट सेम तरीके से चलती है, लेकिन सेलेक्ट क्वेरी अलग तरीके से चलती है, क्योंकि सेलेक्ट में हमारा डेटा फैच होकर आता है। इंसर्ट डिलीट अपडेट में हम बेसिकली एंट्री करते हैं और उसके बेस पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिटर्न देखा जाए तो उस केस में इंट मिलता है, लेकिन अब हमारा जो रिटर्न मिलेगा वो मिलता है हमारा रिजल्ट सेट। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज rs इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कोई भी क्वेरी चलाते हैं तो हमारा मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, लेकिन अगर हम सेलेक्ट चलाते हैं तो हमारा मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। यहाँ पर मैं वो क्वेरी चला देता हूँ जिससे मेरा डेटा निकल के आने वाला टेबल से। तो वो क्वेरी जो है मेरी, वो है सेलेक्ट स्टार, जो भी मुझे अगर फील्ड लेने, अगर कुछ कॉमन फील्ड लेने तो मैं वही दे सकता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट, ये मेरी टेबल का नाम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये मेरी क्वेरी चलेगी। तो जो मेरा डेटा निकल कर आएगा वो मेरा रिजल्ट सेट में आ जाएगा, लेकिन अब उस रिजल्ट सेट से डेटा मुझे टेबल में लेकर आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप कैसे चलाते हैं हम, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, ये मैंने लूप चला दिया। ये अगर आप रिजल्ट सेट को डिटेल में पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के टॉपिक के साथ, तो आपको पता चलेगा रिजल्ट सेट का जो वेरिएबल आपने लिया था डॉट नेक्स्ट, यानी ये आइटरेट करता रहता है जब तक रिजल्ट सेट के अंदर रिकॉर्ड्स रहते हैं। फिर आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट सेट के थ्रू आपको डेटा कैसे निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं रिजल्ट सेट के थ्रू डेटा, rs डॉट गेट। आपको किस तरीके की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको स्ट्रिंग वैल्यू निकालनी है तो आप दे सकते हो गेट स्ट्रिंग, और आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन भी बता रहा है कि आपको
कॉलम का लेवल दिखाना है, यानी किस नाम का कॉलम है वहां पर। तो जैसे मैंने पहले नाम का कॉलम बना रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं, कॉलम का नाम है रोल नंबर, तो मुझे रोल नंबर का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर वही एज इट इज लिख दूंगा, रोल नंबर। एक चीज और याद रखना, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी आप स्मॉल कैपिटल दोनों चीजें आपकी चलेंगी। तो इस तरीके से आपका रोल नंबर वाला फील्ड निकल के आ गया, लेकिन मैंने उसे किसी वेरिएबल में नहीं लिया, मैं चाहता तो उसको किसी वेरिएबल में ले सकता था, मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उसको डायरेक्टली एक टेबल में डाल दूंगा, यानी टेबल के किस कॉलम में मुझे डालना है वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो मेरी टेबल का नाम है जे टेबल 1, आप देख भी सकते हो, राइट क्लिक करके टेबल की प्रॉपर्टी में जाइए, दिख जाएगा आपको। तो मैंने लिखा यहाँ पर जे टेबल 1, इसके साथ जो फंक्शन है वैल्यू डालने के लिए वो है सेट वैल्यू एट, सेट वैल्यू एट, ये फंक्शन है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से कोड जो अभी उसने हेल्प के लिए दिया। यहाँ पे मैंने कहा जे टेबल के अंदर वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू डाल दो, ठीक, सेट वैल्यू एट के अंदर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग जो निकल कर आई, कॉमा, किस रो पे डालनी है, तो रो को मैं डायनेमिक बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने रो फिक्स कर दी तो हर रिकॉर्ड जो होगा सेम रो पे ही जाता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है, 0 कर दिया, तो अगली बार जब ये लूप चलेगा तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा वो भी उसी रो पे चला जाएगा। इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल की हेल्प से करता हूँ। तो मैं इस लूप चलाने से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से शुरू होगा वो, तो यहाँ पर मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया 0। लेकिन कॉलम मेरा फिक्स है, तो कॉलम मेरा फिक्स है, कॉलम मेरा कौन सा है, कॉमा 0, 0 नॉट ओ 0, यानी ये जो रिकॉर्ड निकलेगा, ये रिकॉर्ड निकला यहाँ से, इतना रोल नंबर की वैल्यू निकली पहले रिकॉर्ड के लिए, और वो इस टेबल में चली गई, टेबल के कौन से सेल में चली गई, वो आई, आई मतलब पहली बार 0 था, और 0 कॉलम, यानी 0 रो 0 कॉलम, तो पहले सेल में चली गई उसके। फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम मुझे दोबारा से दूसरा फील्ड निकालना है। अभी देखिए पहले रिकॉर्ड की बात हो रही है, कॉलम हमारा दूसरा निकलना है, तो यहाँ पर दूसरे कॉलम का क्या नाम है, नेम। ये आई वेरिएबल तो मेरा सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी मैं पहले रिकॉर्ड पे ही हूँ, 0 पोजीशन पे, लेकिन कॉलम बदल गया, कॉलम हो गया मेरा 1, ठीक। अब जब ये लूप आइट्रेट होगा, अभी हम दो ही फील्ड निकाल लेते हैं, राइट, या चलो हम सारे निकाल लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने निकाला, अगला फील्ड क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। अगला फील्ड है हमारा कोर्स और मोबाइल, 2 फील्ड हो रहे हैं हमारे, तो मैंने यहाँ पर उनका भी नाम निकाल दिया, कोर्स और मोबाइल, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, ये मेरा कॉलम है 2 और ये मेरा कॉलम है 3, यानी मैं 2 कॉलम और 3 कॉलम अब इन पे डाल रहा हूँ। जब ये मेरा पूरा डेटा निकल गया, यानी पहला रिकॉर्ड पूरा निकल चुका है, तो मुझे आई, यानी जो मेरा रिकॉर्ड रो नंबर था, उसको मुझे बढ़ाना है, यानी जिससे अगली बार जब ये लूप आइट्रेट होगा, ये जब लूप आइट्रेट होगा, ये लूप आइट्रेट होगा मेरा, फिर यहाँ आएगा वो, तो जो ये आई की वैल्यू है, रो नंबर मैंने बताया हुआ, ये मेरा इंक्रीज हो जाए, जिससे अगला रिकॉर्ड मेरा अगली रो में जाए टेबल की, राइट। तो इस तरीके से मेरा डेटा आइट्रेट हो जाता है, और वो टेबल के अंदर जाता रहता है, नई नई रो में जाता रहता है। तो इससे क्या होगा, जितना मेरा डेटा होगा वो मेरी टेबल में आ जाएगा। पहले क्वेरी चली, कनेक्शन बना, फिर क्वेरी चली, फिर वो क्वेरी चल के लूप से वो डेटा निकला और वो टेबल में चला गया। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ठीक करेंगे, बट सबसे पहले हम इसको रन करा के देख लेते हैं। अगर कोई एरर होगी तो मैंने उसको कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ है, आप लोग चाहते हो तो आप उसको मैसेज से भी डायलॉग बॉक्स में चला सकते हो। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी अगर ये एक्सेप्शन मारेगा तो उससे पहले ही मैं आपकी क्वेरी दूर कर देता हूँ, कि हमें अब ये हमारा फंक्शन डेप्रिकेट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर एक चीज और देनी होती है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हुए, वो हमें देनी होती है। अगर आपकी एरर आती है तो आप इस लाइन को लिख दीजिए, क्योंकि ये जावा के वर्जन पे भी डिपेंड करता है, और हम कौन सा इसके अंदर जार फाइल ऐड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके अंदर एक चीज और आपको देनी पड़ेगी, सर्वर टाइम जोन। ये अगर एरर आती है तो आप दे दीजिए सर्वर टाइम जोन इक्वल टू, ये एक टाइम जोन की वैल्यू मैंने दे दी यूटीसी। तो अगर आपको एरर देता है, वो बताता है कि सर्वर डेप्रिकेट हो चुका है, आपको ये वैल्यू नहीं चलेगी, इस तरीके की आपको कोई भी एरर देता है, तो आप ये यूज कर लीजिए सर्वर टाइम जोन, फिर आपको वो एरर नहीं आएगी। एक और चीज होती है, जब भी आप इस तरीके के कोड चलाएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी का,
तो वो इन फंक्शन को नहीं जानता, क्लास डॉट फॉर नेम इन सबको नहीं जानता वो। तो उसके लिए आपको एक जार ऐड करनी पड़ती है, आपको एक जार ऐड करनी पड़ती है। वो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ किस तरीके से आप जार ऐड करते हो। आप प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी के अंदर आप लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जार ऐड कर रखी है। आपको कैसे करनी है, आप ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करिए, जहां पर आपको जार है उस पाथ पे आप जाइए। जैसे मेरी जार तो यहाँ पर पड़ी है, तो मैंने यहाँ से क्लिक करके ओपन कर ली, यानी वो ऐड हो गई थी। अगर आपके पास जार नहीं है तो आप नेट पे गूगल पे डालिए माई सीक्वल कनेक्टर जार, आपको मिल जाएगी। तो यानी वो फंक्शन उस जार के अंदर लिखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएगी। आप उस जार को डाउनलोड करिए नेट से और उसको इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में ऐड कर लीजिए, तभी ये फंक्शन आपको मिल जाएंगे। जार बेसिकली क्या होती हैं, आप खुद की जार भी बना सकते हो, जार से आप EXE भी बना सकते हो, EXE से आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो मैं डिटेल में कभी और बताऊंगा। बट अभी हम बात करते हैं कि हम इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है, रन करना है। रन हो रहा है ये देखिए। तो ये देखिए जो डेटा था मेरा टेबल के अंदर, वो मेरा इस टेबल में आ चुका है, जे टेबल के अंदर आ चुका है, जो कि मेरा डेटा यहाँ पर था। जो मेरा डेटा यहाँ पर था वो मेरा इस टेबल में आ चुका है, जे टेबल में। जब भी हमें रिपोर्ट्स दिखानी होती हैं, ये टेबल अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो जैसे मैं डिजाइन बदलूंगा ये टेबल उस तरीके से थोड़ा इसका रिजोल्यूशन खराब होगा। तो ये हेडिंग मैंने नहीं बदले, क्योंकि हेडिंग में बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से जाकर भी बदल सकता था, ये फिक्स है। लेकिन ये टेबल में मेरा डेटा आ चुका है, राइट। तो जो एसक्यूएल की टेबल में था वो डेटा मेरा जे टेबल में आ चुका है। और कब आया, जैसे ही मेरा फॉर्म ओपन होता है वैसे ही मेरा डेटा आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेरी है मेरी, मैं क्योंकि इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करना चाहता हूँ। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे 2 रिकॉर्ड जो हैं वो ब्लैंक दिख रहे हैं, राइट। मैं चाहता हूं, अब ये प्रॉब्लम कब अकर होगी, सपोज जब मैंने टेबल बनाई थी, जब मैं डिजाइन बना रहा था, अभी हम उसके डिजाइन मोड पे चलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें 4 रिकॉर्ड हैं। आप कैसे देख सकते हो, आप टेबल की प्रॉपर्टी में जाइए, या आप एक काम करिए टेबल में कंटेंट में जाइए, राइट। इसमें आप रो देखिए, तो कितनी रो दिखा रहा है वो, 4। और कॉलम कितने दिखा रहा है, 4। यानी कॉलम भी फिक्स है, रो भी फिक्स है। तो रोज हालांकि मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से रो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता टेबल में कितना डेटा होने वाला है। हो सकता है मैंने यहाँ से चलो 50 रो साइज ले लिया टेबल का, लेकिन हो सकता है टेबल के अंदर डेटा हो 100, 100 या 200। तो वो फिर क्या होगा, उस केस में जब मेरा ये लूप आइट्रेट होगा, जब ये मेरा लूप चल रहा था, ये लूप आइट्रेट होगा, तो टेबल में जब मैं ये कहूंगा कि टेबल के अंदर वैल्यू डाल दो 70 रो पे, सपोज सपोज ये आई की वैल्यू 51 हो जाती है, तो वो कहेगा 51 रो पे डाल दो ये डेटा। तो 51 रो तो टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये कहेगा ये जो इंडेक्स है वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो यानी तब मेरे को प्रॉब्लम आएगी, जब मेरे पास डेटा का मुझे नहीं पता होगा कितना डेटा है। तो ये प्रॉब्लम, ये जो प्रोसीजर था ये तभी तक चलता है जब आपको बड़ी टेबल आपने ले ली और आपको पता है कि डेटा कम ही रहने वाला है टेबल के अंदर, तब हम ये प्रोसीजर चला सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, तब हमें डायनेमिक टेबल बनानी पड़ती है। तो मेरा मेन एजेंडा जो है आज के टॉपिक का, वो है कि मैं चाहता हूं कि मैं रो भी कस्टमाइज कर लूं और मैं कॉलम भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाऊं, कि उसके अंदर कितने कॉलम बनेंगे और कितने रो बनेंगे जो मेरी टेबल बन रही है। अभी जो है मेरा, अगर आपने देखा हेडिंग तो यही ले रहा है ऊपर वाले, और जो रो बन रही है वो 2 बन रही हैं, क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स थे। लेकिन अगर सपोज सोचो वो 6 रिकॉर्ड होते, तो ये कोड जो था ये फट जाता। क्यों, क्योंकि जो मैंने कॉलम डिजाइन, जो मैंने रो डिजाइन करी थी टेबल की, वो 4 थी। तो अगर 5वां रिकॉर्ड आता तो वो कहता कि ये तो इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कोड को अपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आइए उस कोड की तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे एक क्लास यूज करनी पड़ेगी, वेक्टर। तो एक और चीज बताता हूँ, अगर आप पहले से कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है उस केस में, मैं ये भी कोड हटा रहा हूँ। उस केस में आप अगर कोई क्लास यूज करते हो प्री डिफाइंड और आपको पैकेज नहीं पता, तो आप उसको बाद में भी इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे, मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वेक्टर क्लास का। मैंने उसका नाम रखा वेक्टर रो इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, राइट। इसके अंदर जो ये मेरी क्लास है वेक्टर, वेक्टर जिसका नाम मैंने रखा है रो, इसके अंदर मैं सारे रिकॉर्ड्स डालूंगा। अब देखिए वो
एरर थ्रो कर रहा है, वो कह रहा है कि वेक्टर को मैं तो नहीं जानता। तो ये किसी पैकेज के अंदर एक्चुअली पड़ी है, तो उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है। तो अगर हमें नहीं पता वो किस पैकेज के अंदर है, तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करिए, आप देखिए फिक्स इंपोर्ट्स, ऑटोमेटिकली उसने इंपोर्ट कर लिया होगा। तो उसने क्या बोला, ये किसको बिलोंग करती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है ये वेक्टर क्लास, तो उसने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं, ये मैं आई वाला वेरिएबल हटा ही देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर तो मैं रिकॉर्ड्स रखने वाला हूँ, और एक और वेक्टर मुझे चाहिए होगा जिसके अंदर मैं कॉलम रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ। पहले देखते हैं ये एरर क्यों आ रही है। अच्छा, वो क्योंकि ये वाला अभी हमने लॉजिक हटाया नहीं, तो हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे एक्चुअली। सबसे पहले मैं ऊपर कॉलम और बना लेता हूँ, तो उसके लिए भी मैं एक वेक्टर क्लास यूज करता हूँ, वेक्टर। ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायनेमिक चाहता हूँ। तो अभी मैं सपोज हेडर फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे जो हेडर चाहिए, तो मैंने इसका नाम रख लिया वेक्टर कॉलम हेडिंग, सपोज मैंने रख लिया कॉलम, ये रख लिया मैंने, इक्वल टू न्यू वेक्टर, राइट, कॉलम बैक हेडिंग इक्वल टू न्यू वेक्टर। ये मेरी वेक्टर क्लास बन गई। अब इसमें मुझे जो जो हेडिंग ऐड करने में कर लेता हूँ। जैसे मुझे हेडिंग ऐड करने, कॉलम हेडिंग। एक और चीज याद रखना, अब जैसे मुझे पूरा वेरिएबल टाइप करना है और मैं नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दूंगा, अपने आप नाम आ जाएगा, डॉट ऐड। अगर उसमें आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो वेक्टर के अंदर फंक्शन होता है ऐड एलिमेंट। यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है वो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया भैया, मुझे हेडिंग का नाम रखना है ऊपर रोल नंबर, राइट। तो इस तरीके से एक हेडिंग जो मैंने वेक्टर बनाया था, उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड हो गया, और उस एलिमेंट का नाम है रोल नंबर। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके एक और, एक और, एक और, यहाँ पे दूसरा वाला हेडिंग में बना लेता हूँ नेम। यहाँ पर रख लेता हूँ मैं कोर्स। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ मोबाइल, राइट। अब ये मेरे हेडिंग बन चुके हैं। अब मुझे डेटा भी डायनेमिक बनाना है, राइट। तो ये क्लास तो मैंने ऊपर ही बना दी है, क्योंकि ये क्लास मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर एक नया वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर। अगर आप कलेक्शन पढ़ोगे तो आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे कि वेक्टर क्या होता है एक्चुअली। तो वेक्टर न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू रिकॉर्ड इक्वल टू, अगर आप इसको ना रो का नाम अगर चाहते हो, तो आप इसका नाम टोटल रिकॉर्ड्स रख लीजिए, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। यानी इसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स आने वाले हैं इस वेरिएबल के अंदर, और ये एक एक रिकॉर्ड आ रहा है। यानी पहला रिकॉर्ड आया, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना न्यू रिकॉर्ड का, इक्वल टू न्यू वेक्टर, राइट। अब इस वेक्टर के अंदर ये फील्ड्स ऐड हो जाएंगे, यानी देखा जाए तो एक रिकॉर्ड बना है यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड। अब टोटल रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर हम एक एक रिकॉर्ड निकालते रहेंगे और वो ऐड करते रहेंगे। तो अब इस वेक्टर न्यू रिकॉर्ड जो ये बना है, इसके अंदर हम एलिमेंट कैसे डालते हैं, सेम। यानी हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, डॉट फंक्शन है हमारा ऐड एलिमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड एलिमेंट। अब उसके अंदर एलिमेंट क्या ऐड करना है मुझे, जो मैंने ये निकाला था डेटाबेस से। देखिए पहले मैं उसको टेबल के अंदर डाल रहा था, तो मैंने सेट वैल्यू ऐड फंक्शन के अंदर कॉल किया था। इस बार मुझे उसे वेक्टर के अंदर ऐड करना है, तो मैंने क्या लिखा, वेक्टर का नाम डॉट ऐड एलिमेंट। और क्या है एलिमेंट भाई, मेरा एलिमेंट है जो मैंने डेटाबेस से निकाली वैल्यू। और अब मुझे ये नहीं चाहिए किस पोजीशन पे डालनी, पोजीशन नहीं, वो अपने आप ले लेगा, ठीक। तो इस वाले कोड लाइन को पहले समझिए, यानी जो रिकॉर्ड मेरा बनना है, पहला रिकॉर्ड, उसके अंदर एक एलिमेंट ना डेटाबेस से जो वैल्यू निकली, राइट। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी को मैं तीनों जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये तीनों हटा देता हूँ जो हमारा पहला तरीका चल रहा था, ठीक। अब ये क्या कह रहा है भाई, कोई बात नहीं, अभी कॉपी कर लेते हैं पहले इसको। अब यहाँ पे फील्ड्स के नाम बदल देते हैं हम। ये नेम की वैल्यू चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए कोर्स, ये चाहिए मेरे को मोबाइल,
ये केस सेंसिटिव नहीं होते नाम, क्योंकि ये नाम देखे जाते हैं डेटाबेस से मैच होते हैं, तो जो भी डेटाबेस वाली वैल्यू है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। लेकिन जावा की वैल्यू है, जैसे कॉलम हेडिंग है, ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये जावा का वेरिएबल है। न्यू रिकॉर्ड, ये जावा का वेरिएबल है, तो ये केस सेंसिटिव है। ये आपको उसी तरीके से रखना है। तो देखिए, ये कॉलम के जो वेक्टर था वो बन चुका है, उसके अंदर ये हेडिंग ऐड हो चुके हैं। ठीक, ये एक रो बना, एक रिकॉर्ड बना, उसके अंदर ये कॉलम ऐड हो गए, यानी उसके अंदर ये डेटा ऐड हो गया। फिर जब ये लूप आइटरेट होगा तो क्या होगा, फिर से दूसरा रिकॉर्ड बनेगा, उसके अंदर फिर से डेटा ऐड हो जाएगा। यानी इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें एक और कोड लिखना पड़ता है। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल मॉडल, कुछ भी नाम रख दिया हमने उसका, मॉडल इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल मॉडल, राइट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं अपना, जो मैंने रिकॉर्ड्स वाला वेक्टर बनाया था, क्या नाम रखा उसका, टोटल रिकॉर्ड्स। एक तो ये पास कर देते हैं, यानी कितने रिकॉर्ड हैं उसके अंदर, कॉमा कॉमा। दूसरा पास कर देते हैं जो हेडिंग वाला वेक्टर बनाया था, क्या नाम था उसका, कॉलम हेडिंग। अगर आप देखो तो उसका नाम था कॉलम हेडिंग। तो दो पास करने होते हैं, यानी एक तो टोटल रिकॉर्ड्स कौन से थे, जो आपको सारे रिकॉर्ड बने, और आपका हेडर कौन सा था। दो वेक्टर आपको पास करने हैं। अब वो एरर तो हट गई है, लेकिन वो कह रहा है कि ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता किसके अंदर है, किस पैकेज के अंदर है, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया, राइट। अब देखिए, एक डिफॉल्ट टेबल मॉडल, एक मॉडल बन चुका है। उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई रो और जो कॉलम है हमारे डायनेमिक बनेंगे, ये रिकॉर्ड्स हैं और ये हेडिंग है। अब ये जो मॉडल बना है, इस मॉडल को मुझे अपने टेबल के अंदर सेट करना है। यानी पहले टेबल का मॉडल बाय डिफॉल्ट आ रहा था कि ये है, इतनी रो है, इतनी कॉलम है। हम उसको डायनेमिक बना देते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारी टेबल का नाम है, बाय डिफॉल्ट जे टेबल 1 होगा, आप सेट भी कर सकते हो, डॉट सेट मॉडल, ये फंक्शन है सेट मॉडल। उसमें मैं अपने मॉडल का नाम दे देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट करा है ये। इसका मतलब अब आपकी जो टेबल बनेगी वो इस मॉडल पे काम करेगी, डायनेमिक। तो इस कोड को चलाते हैं। इस कोड को चलाने से पहले जो आपकी आउटपुट है, अगर आपको ध्यान हो तो क्या था उसमें, हेडर और रो दोनों फिक्स थे। रो में क्या हो रहा था हमारा, 4 रो आ रहे थे और 4 ही कॉलम आ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जरा देखते हैं एक बार। अभी डेटा नहीं आया, इसको रन करते हैं। देखिए इसमें डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसको देखते हैं एक बार कोड को। क्योंकि मैंने जब ये वेक्टर बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया, दूसरा रिकॉर्ड बनाया, तीसरा रिकॉर्ड बनाया, चौथा रिकॉर्ड बनाया, जितने थे, जितनी बार लूप चला उतनी बार ये रिकॉर्ड बनते रहे। लेकिन लेकिन ये जो रिकॉर्ड बने, ये जो वेक्टर बना न्यू रिकॉर्ड, इसका इस टोटल रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक रिकॉर्ड बना उसको टोटल रिकॉर्ड वाले वेक्टर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यानी इस एक रिकॉर्ड में कॉलम ऐड हो रहे थे, और अब जो पूरा रिकॉर्ड बना उसको टोटल रिकॉर्ड वाले वेक्टर के अंदर ऐड कर दो। तो यानी इसके लास्ट में मुझे एक काम और करना था, टोटल रिकॉर्ड्स डॉट ऐड एलिमेंट, उसमें ऐड कर देता हूं मैं क्या, न्यू रिकॉर्ड, जो मेरा रिकॉर्ड बना था, राइट। ये ये काम मुझे और करना था। यानी जब मेरा एक रिकॉर्ड बना, उस रिकॉर्ड के अंदर ये कॉलम ऐड हुए सारे निकल के डेटाबेस से, और वो जो रिकॉर्ड बना वो टोटल रिकॉर्ड्स में चला गया। तो इस तरीके से जो टोटल रिकॉर्ड्स नाम का मैंने वेक्टर बनाया था, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अब जो मैंने टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ पे पास किया है, तो उसके अंदर अब डेटा मेरा आ जाएगा। अब इसको दोबारा से रन कराते हैं। अब देखिए आगे डाटा। तो ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है, ये मैंने खुद सेट करे हैं। ये जावा की जो टेबल बनी थी, जे टेबल, वो हेडिंग नहीं है, ये मैंने खुद सेट करे हुए हैं, राइट। और जो ये डेटा निकल के आया, उसके अंदर टेबल के अंदर कितनी रो बनेंगी, वो भी मैंने खुद सेट करा है, क्योंकि मैंने डायनेमिक कोड जनरेट कर दिया। क्लियर। तो यानी अब आप देखोगे पहले से डिफरेंस क्या, पहले 4 रो बन रही थी आपकी और 2 रो खाली पड़ी थी। ठीक, अब मेरी 2 ही रो बनी है, क्योंकि मेरा डेटा ही 2 का है। तो सोचो अगर मेरा डेटा हो गया सपोज 2000, तो ऑटोमेटिकली इसमें 2000 क्रिएट हो जाएंगी, यानी मेरा कोड फटेगा नहीं, राइट।
तो ये तरीका था आपको डायनेमिक टेबल क्रिएट करने का था। अगर आप चाहते हैं कि आपको रो फॉर्म के थ्रू हम वैल्यू इंसर्ट कैसे कराते हैं, डिलीट, अपडेट, मेन्यू कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसको चैनल को शेयर करिए अपने टेक्निकल फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो का मेरा एजेंडा यही था कि मैं आपको डायनेमिक टेबल और नॉर्मल टेबल में जो जे टेबल होती है स्विंग के अंदर हम बनाते हैं, उसके अंदर हम डेटा माई SQL टेबल से कैसे लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।